हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गा पटेल और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जो अपकमिंग नर्सिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और जो बार बार आने के चांसेस रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करें। लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और अगर हेल्पफुल होगा तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड गैस फॉर लेप्रोस्कोपी? ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो इसका जो आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जो इनफ्लेमेबल गैस होता है, इसका मतलब ये फायर नहीं लगने देता है, इससे फायर नहीं होता है। तो इसमें हम क्या है, सेफली जो लेप्रोस्कोपी में जो टूल्स यूज़ होते हैं और इलेक्ट्रो क्वाट्री होते हैं उसके साथ हम काम कर सकते हैं। और जो ये गैस होता है वो 200 टाइम एक्स्ट्रा सॉल्युबल होता है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन से। तो इसके कारण ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है और हमारे एब्डोमेन कैविटी में वो उसको क्या कहते हैं, जो वॉल होता है एब्डोमेन कैविटी का, उसको अपसाइड कर देता है, जिसके कारण जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमें क्लियर विजुअलाइज हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, एयर एम्बोलाइजेशन भी नहीं कॉज करते हैं, जिसके कारण ये सेफ़ होते हैं। इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और जो इसको बॉडी से एग्जिट करने का जो प्रोसेस होता है वो भी ईजी होता है। इसलिए मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सेकेंड, द बेसिक टेक्निक ऑफ विच ऑफ दिस आर यूज टू डिटरमाइन वाइटल साइन? ऑप्शन पढ़ते हैं, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन एंड अस्कल्टेशन। सेकेंड, इंस्पेक्शन, ब्लड वर्क, एक्सरे। थर्ड, रिदम, रेट, ओपन कम्युनिकेशन। फोर्थ, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड नर्सिंग स्किल्स। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन एंड अस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में क्या करते हैं, देखना है हमको। क्या देखते हैं हम लोग? जैसे कि पेशेंट का जब हम रेस्पिरेशन देखते हैं तो उसमें हम काउंटिंग करते हैं, तो पेशेंट का जो चेस्ट मूवमेंट होता है वो हम काउंट करते हैं, देखते हैं, तो इंस्पेक्शन। पैल्पेशन में हम क्या करते हैं, पैल्पेट करते हैं, पेशेंट का पल्स है वो काउंट करते हैं। अस्कल्टेशन में क्या करते हैं हम, जो अस्कल्टेशन में जैसे हम लंग साउंड सुन लिए या फिर हार्ट साउंड सुन लिए, और हमारा जो जब हम बीपी लेते हैं, ब्लड प्रेशर लेते हैं, तो हम स्टेथोस्कोप के थ्रू हम पल्स के आवाज़ को भी हम लोग सुनते हैं उसमें। थर्ड है, द कार्डिनल साइन ऑफ द बॉडी इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बॉडी का कौन सा कार्डिनल साइन नहीं है वो बताना है। ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, टेम्परेचर, हार्ट बीट। तो हमारा आंसर होगा सेकेंड, ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि हमारा कार्डिनल साइन टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर ये सब होता है, तो हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है वो इंक्लूड नहीं होता है। चलते हैं फोर्थ नंबर। द फिफ्थ वाइटल साइन इज ए मीन आर्टेरियल प्रेशर, ABG एनालिसिस, पेन एंड SpO2। तो हमारा जो फिफ्थ का वाइटल साइन होता है वो होता है पेन। सो फर्स्ट क्या होता है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP, फिर पेन, और क्या होता है SpO2। SpO2 की बहुत जगह फिफ्थ कार्डिनल साइन या फिफ्थ वाइटल साइन माना जाता है, बट प्रायोरिटी में हम पेन को रखते हैं। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? ऑप्शन है मरकुरी, सोडियम, सल्फर, कोल। तो इसका आंसर होगा मरकुरी। जो मरकुरी होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और जो मरकुरी होता है वो हीट सेंसिटिव होता है, जिसके कारण इसको हम थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, और इस फिग्ने माइनोमीटर में भी हम BP लेने के टाइम वो मशीन में होता है, तो हम उसमें यूज़ करते हैं। 6, विल टेकिंग टेम्परेचर फ्रॉम रेक्टल रूट इन चिल्ड्रन थर्मामीटर शुड बी इंसर्टेड अबाउट। एक चिल्ड्रन का हम थर्मामीटर से रेक्टल टेम्परेचर ले रहे हैं तो कितना इंसर्ट करेंगे वो बताना है। ऑप्शन 0.5 इंच, 1.5 इंच, 1 इंच, 2 इंच। तो इसका सही आंसर होगा 1 इंच, क्योंकि जो एडल्ट होते हैं उनमें हम 1.5 इंच इंसर्ट करते हैं, चिल्ड्रन में हम 1 इंच करते हैं, और इन्फेंट में हम 0.5 इंच इंसर्ट करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। आफ्टर यूजिंग अ थर्मामीटर इट शुड बी क्लीन्ड इन विच डायरेक्शन? ऑप्शन पढ़ते हैं, बल्ब टू स्टेम, स्टेम टू बल्ब, इन एनी डायरेक्शन, बाय लाइनर मूवमेंट। तो इसका होगा वो है सेकेंड, स्टेम टू बल्ब।
इसमें हम जो क्या करते हैं, जब हम थर्मामीटर को बिफोर यूज़ रहता है, बिफोर यूज़, तो उसमें क्या करते हैं, बल्ब टू स्टैम्प करते हैं, और आफ्टर यूज़ जब रहता है तब स्टैम्प टू बल्ब करते हैं। तो आपको याद रखना है, बिफोर से बी आएगा, बल्ब फर्स्ट आएगा, तो ऐसे हमको याद रखना है। बल्ब टू स्टैम्प टू यूज़ हो गया, तो आफ्टर में क्या बचा, स्टैम्प टू बल्ब, तो ऐसे याद रखना है आपको। 8 नंबर क्वेश्चन, अ क्लिनिकल थर्मामीटर इंडिकेट टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रॉम। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे इंडिकेट करता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, 94 to 108, 96 to 108, 94 to 110, 96 to 110। तो इसका जो आंसर होगा वो है थर्ड, 94 to 110। अप्रॉक्सीमेटली है ये आंसर, क्योंकि हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 95 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अप्रॉक्सीमेटली जो सिमिलर मिलता जुलता आंसर है वो है हमारा थर्ड, इसलिए हमारा थर्ड आएगा। 9 नंबर, व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज अराइज अप टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, द कंडीशन इज नोन एज। जो बॉडी टेम्परेचर है वो अराइज हो रहा है 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे। ऑप्शन है हाइपोपारेक्सिया, हाइपरपारेक्सिया, नॉर्मोथर्मिया और ऑल। तो इसका आंसर होगा सेकंड, हाइपरपारेक्सिया। थर्ड चलते हैं 10 नंबर, द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल विद इन अ फ्यू आवर इज कॉल्ड। सडन फॉल हो रहा है टेम्परेचर हाई टू नॉर्मल में फ्यू आवर में, तो इसको क्या बोलेंगे। हाइपोथर्मिया, ट्रू क्राइसिस, लाइसिस और फॉल्स क्राइसिस। तो इसका आंसर होगा सेकंड, ट्रू क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है हायर डिग्री से लो डिग्री में आएगा, और जो हमारा पल्स रेट है वो भी हमारा डिक्रीज़ होगा, और जो पेशेंट का जो कंडीशन है वो नॉर्मल होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू क्राइसिस। इसी में ही फॉल्स क्राइसिस है। फॉल्स क्राइसिस में क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो तो डिक्रीज़ होगा, बट पल्स रेज परसिस्टेंट रहता है, वो डिक्रीज़ नहीं होता है, और पेशेंट का जो कंडीशन है वो नॉर्मल हो जाता है थोड़े देर के लिए, तो इसलिए इसको फॉल्स क्राइसिस बोलते हैं। हाइपोथर्मिया मीन्स इसमें क्या होता है, लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर जब नीचे जाएगा तो हाइपोथर्मिया बोलेंगे इसको। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। फीवर विद द रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया इज सीन इन। ऑप्शन मलेरिया, टाइफॉइड, फाइलेरिया, डिप्थीरिया। तो ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें फ़ीवर के साथ ब्रेडिकार्डिया होता है। नॉर्मली क्या होता है, हमारा फीवर के साथ हमारा पल्स रेट जो होता है बढ़ता है, तो उसे टैकीकार्डिया बोलते हैं ना, बट यहाँ बोल रहा है फीवर के साथ ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन है मलेरिया, टाइफाइड, फाइलेरिया, डिप्थीरिया। तो आंसर है सेकंड, टाइफाइड। टाइफाइड के साथ हमको फीवर के साथ ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। 12 नंबर क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद द हाई फीवर एक्सेप्ट। कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो हम पेशेंट को फीवर में देते हैं, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब नहीं देंगे, उसको बताना है आंसर में। तो फर्स्ट है गिव कोल्ड स्पंज बाथ, चेक वाइटल साइन, एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, डी रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक। तो अगर किसी को फीवर है तो हम क्या करेंगे, कोल्ड स्पंज देंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे, प्रिस्क्राइब्ड एंटीपायरेटिक देंगे, बट हम क्या नहीं करेंगे, रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है फीवर में इनसेंसिबल लॉस जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन कॉज होता है पेशेंट को। तो इसलिए फ्लूइड को क्या है, हम रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। तो वही पूछा है कि क्या नहीं करेंगे हम पेशेंट के साथ, तो ये आंसर होगा फोर्थ। व्हेन द पल्स रेट इज़ इरेगुलर इट इज़ बेस्ट टू काउंट द। ऑप्शन रेडियल पल्स फॉर 30 सेकेंड, अपाइकल पल्स फॉर फुल मिनट, अपाइकल पल्स फॉर 30 सेकेंड, रेडियल पल्स फॉर फुल मिनट। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, अपाइकल पल्स फॉर फुल मिनट। इसमें क्या होता है, हमको एक्यूरेट पल्स रेट पता चलता है 1 मिनट में, अपाइकल जो है हमारा एक्यूरेट पल्स बताएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, द साइट ऑफ पल्स इन द नेक इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा साइट है पल्स का जो नेक में पाया जाता है। ऑप्शन टेम्पोरल, रेडियल, कैरोटिड, पॉप्लिटियल। तो हमारा जो आंसर है वो है थर्ड, कैरोटिड। कैरोटिड जो है नेक में पाया जाता है, टेम्पोरल जो है ईयर साइड में पाया जाता है, रेडियल जो है थंब साइड हैंड में पाया जाता है, पॉप्लिटियल जो है बैक ऑफ द नी पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द अपाइकल एंड रेडियल पल्स रेट इज कॉल्ड द। ऑप्शन है पल्स डेफिशिट, पल्स एम्पलीट्यूड, रिदम डेफिशिट, हार्ट एम्पलीट्यूड। तो इसका आंसर है पल्स डेफिशिट। अपाइकल पल्स और रेडियल पल्स के डिफरेंस को पल्स डेफिशिट बोलते हैं।
चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। द नर्स यूज डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप विच ऑफ दिस। ऑप्शन पढ़ते हैं, हार्ट मर्मर, जुगुलार वेन थंब, बावेल साउंड, कैरोटिड ब्रूट। तो इसमें जो है नर्स जो है स्टेथोस्कोप का डायफ्राम यूज़ करती है अस्कल्टेट करने के लिए। तो इसका आंसर है फर्स्ट हार्ट मर्मर। हार्ट मर्मर जो साउंड है वो हमारा आर्टीरियल रिगर्जिटेशन, सॉरी, एरोटिक रिगर्जिटेशन, एरोटिक स्टेनोसिस और मिट्रल रिगर्जिटेशन में सुनाई देता है। 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर एवरी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अराइज टेम्परेचर द पल्स रेट इंक्रीज बाय। हमेशा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर अगर अराइज होता है तो पल्स कितना अराइज होता है, रेट वो बताना है। ऑप्शन है 20 बिट पर मिनट, 10 बिट पर मिनट, 15 बिट पर मिनट, 5 बिट पर मिनट। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, 10 बिट पर मिनट। इसमें क्या होता है, जो पल्स रेट है और रेस्पिरेशन दोनों में चेंजेस होता है। तो पल्स रेट जो होता है वो 10 बीट पर मिनट बढ़ता है और रेस्पिरेशन जो है 4 ब्रीथ पर मिनट बढ़ता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज होने से। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इफ़ द पल्स रेट इज़ मोर देन 100 पर मिनट द कंडीशन इज कॉल्ड। जो पल्स रेट है 100 से अबव चले गया है तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे 1 मिनट में। टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरएपनिया, ब्रेडिपनिया। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, लेस देन 60 जाता है हार्ट रेट। टैकीकार्डिया में जो होता है मोर देन 100 जाता है। और जो हमारा हाइपरएपनिया होता है इसमें क्या होता है, फास्ट ब्रीथिंग होता है और ब्रेडिपनिया में स्लो ब्रीथिंग होता है। 19, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है वो बताना है हमको। न्यू बॉर्न हैव अ रैपिड पल्स रेट, मैन हैव अ हायर पल्स देन वुमेन, एक्सरसाइज इंक्रीज द पल्स रेट, इंजेक्शन ऑफ मील कॉज स्लाइट इंक्रीज द पल्स रेट। तो जो न्यू बॉर्न होते हैं उनका पल्स रेट हाई होता है, रैपिड होता है, सही है। मैन हैव द हायर पल्स देन वुमेन, इसमें ये आंसर मतलब ये सही आंसर होने वाला है क्योंकि जो मैन का पल्स रेट होता है वो कम होता है और वुमेन का ज़्यादा होता है कंपैरिजन में। और फिर उसके बाद आंसर थर्ड है, एक्सरसाइज से इंक्रीज़ होता है हमारा पल्स रेट। और जब हमारा डाइजेशन होता है हमारे मिल का तब भी स्लाइटली पल्स रेट इंक्रीज़ होता है क्योंकि उसमें एनर्जी लगता है इसलिए। तो आंसर होगा सेकेंड। 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द नॉर्मल रेस्पिरेशन रिथम एंड डेप्थ इन क्लाइंट। नॉर्मल रेस्पिरेशन रिथम डेप्थ को क्या बोलते हैं उसको बताना है। ऑप्शन है यूपनिया, एपनिया, ब्रेडिपनिया, टेकिपनिया। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एपनिया, यूपनिया। एपनिया मीन्स क्या होता है, स्टॉप ब्रीथिंग, ब्रीथिंग स्टॉप हो जाता है। ब्रेडिपनिया में क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। और टेकिपनिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, फास्ट हो जाता है। The term orthopnea refer to increased rate and depth of breathing over prolonged period of time, breathing difficulty when lying down flat, gradual increase in volume and frequency, norinal breathing। तो ऑर्थोपनिया मीन्स क्या होता है, जो इसका आंसर होगा सेकेंड। अगर पेशेंट हमारा लाई डाउन है, फ्लैट लेटा हुआ है, तब उनको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है। और उसी पेशेंट को अगर हम सिटिंग पोजीशन में ले आते हैं तो उनका जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होता है वो नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन हो जाता है उनका जो ब्रीथिंग पैटर्न का। तो ये होता है हमारा ऑर्थोपनिया। कॉस्मल रेस्पिरेशन 22, कॉस्मल रेस्पिरेशन इज एसोसिएटेड विथ एटलेक्टेसिस, ब्रोंकियल अस्थमा, हार्ट फेलियर, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। जो कॉस्मल रेस्पिरेशन होता है, कॉस्मल ब्रीथिंग होता है, वो एसिडोसिस, एसिड का इंक्रीज हो जाता है हमारे बॉडी में, ब्लड में, तो उसके कारण क्या होता है, कॉस्मल रेस्पिरेशन होता है। 23, फीचर ऑफ कॉस्मल रेस्पिरेशन कैसा होता है उसका फीचर। रेस्पिरेशन सेशन फॉर द मोर देन 20 सेकेंड, रेगुलर बट एबनॉर्मली स्लो रेस्पिरेशन, लेबर्ड रेस्पिरेशन विथ इंक्रीज रेट, फोर्थ एंड एबनॉर्मली डीप रेगुलर विद द इंक्रीज रेस्पिरेशन। तो आंसर होगा फोर्थ। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मली डीप रहता है बट रेगुलर पैटर्न में रहता है और इंक्रीज रेस्पिरेशन, फास्ट रेस्पिरेशन रहता है। तो हमारा आंसर होगा फोर्थ। 24 में जाते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड। ऑक्सीजन की कमी कहाँ हो रही है, ब्लड स्ट्रीम में, तो उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन पढ़ते हैं, हाइपोक्सिया, एनॉक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया, साइनोसिस। तो इसका आंसर होगा हाइपोक्सीमिया, थर्ड। जो हाइपोक्सिया इसमें ऑप्शन दिया है ये क्या होता है, जब टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होती है
तब हमको हाइपोक्सिया बोलते हैं। एनॉक्सीमिया क्या होता है? जब आर्टरी में, आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है तब उसको एनॉक्सीमिया बोलते हैं। साइनोसिस मीन्स ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, तो ये साइनोसिस है। 25 चाइनीस स्ट्रोक रेस्पिरेशंस मीन्स हाइपरओपनिया, हाइपरओपनिया विथ एपनिया, सी टैकीपनिया, और फोर्थ है नॉर्मल ब्रीथिंग। तो चाइनीस स्ट्रोक मीन्स हाइपोपनिया विथ एपनिया होता है। 26 द टोटल सिजेशन ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड। टोटल ब्रीथिंग बंद हो जाएगा, सिजेशन ब्रीथ बंद हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? टेकिपनिया, एपनिया, ब्रेडिपनिया और थिपनिया। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, एपनिया। टेकिपनिया मीन्स क्या होता है? टेकिपनिया मीन्स फास्ट ब्रीथिंग होता है, नॉर्मल ब्रीथिंग से फास्ट होता है। ब्रेडिपनिया मीन्स स्लो ब्रीथिंग होता है। और ऑर्थिपनिया मीन्स फ्लैट कंडीशन में ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना और उसी पेशेंट को अगर सिटिंग पोजीशन में लाते हैं तो उसका ब्रीथिंग पैटर्न नॉर्मल हो जाना, तो ऑर्थिपनिया। 27 ड्यूरिंग टेकिंग बीपी एट अपर आर्म चेस्ट पीस ऑफ द स्टेथोस्कोप विल पुट ऑन विच आर्टरी। अगर अपर आर्म से हम क्या बीपी ले रहे हैं तो स्टेथोस्कोप का जो पीस है वो किस आर्टरी में रखेंगे? एक्सिलरी में, ब्रेकियल में, रेडियल में, अल्नार में। तो आंसर होगा सेकेंड, ब्रेकियल में। 28 अ लूज बीपी कफ ऑफ बीपी इंस्ट्रूमेंट गिव। अगर लूज बीपी कफ है तो कौन सा रीडिंग देगा? एक्यूरेट रीडिंग, फॉल्स हायर रीडिंग, फॉल्स लोअर रीडिंग, नो इफेक्ट ऑन रीडिंग। तो आंसर होगा फॉल्स हायर रीडिंग। इसी के जगह अगर ये टाइट बीपी कफ होता तो उसका आंसर होता फॉल्सली लोअर रीडिंग। 29 थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ हॉट एप्लीकेशन इज। हॉट एप्लीकेशन का थेरापेटिक इफेक्ट क्या होता है वो बताना है। वैसोकंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज लिम्फ फ्लो, डिक्रीज ब्लड फ्लो, डिक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। तो इसका आंसर होगा इंक्रीज लिम्फ फ्लो। जो हॉट एप्लीकेशन है उसमें क्या होता है कि वैसोडाइलेशन होता है जिसके कारण ब्लड फ्लो बढ़ता है और लिम्फ फ्लो भी बढ़ता है, और जो कैपिलरी परमेबिलिटी होता है वो भी इंक्रीज होता है। तो हमारा आंसर होगा सेकेंड। अगर कोल्ड एप्लीकेशन होता तो हमारा वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, डिक्रीज परमेबिलिटी होगा और डिक्रीज ब्लड फ्लो होगा। हॉट वाटर बैग एप्लीकेशन, 30 नंबर क्वेश्चन। हॉट वाटर बैग एप्लीकेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डिस्मेनोरिया, अपेंडिसाइटिस, मस्कुलर पेन, हाइपोथर्मिया। तो हॉट वाटर बैग एप्लीकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में है? तो ऑप्शन होगा सेकंड, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस में क्या होता है? परफोरेशन होने का चांसेस होता रहता है, इस कारण से हम हॉट वाटर बैग एप्लीकेशन नहीं करते हैं। और जो हमारा और अदर ऑप्शंस हैं डिस्मेनोरिया, मस्कुलर पेन, हाइपोथर्मिया, इसमें बेनिफिशियल होता है जो हॉट वाटर बैग एप्लीकेशन है, इसलिए हम इस तीनों में देते हैं। 31 what is the bath used to remove the irritating type of skin, decrease and provide to certain smoothing effect। इरिटेटिंग टाइप ऑफ स्किन डिजीज है और हमको इसमें स्मूथिंग इफेक्ट देना है तो कौन सा बाथ देंगे? सिज बाथ, मड बाथ, हॉट बाथ, ब्रैन बाथ। तो इसका जो आंसर होगा वो है फोर्थ, ब्रैन बाथ। इसमें क्या करते हैं, जो ओट्स होता है, ओट्स को हम वाटर में क्या करते हैं, भिगोते हैं और इसका स्मूथ पेस्ट बनाते हैं और इनको पूरा बाथिंग करवाते हैं, इससे पूरे उनके स्किन में लगाते हैं, जिसके कारण जो इरिटेटिंग स्किन है वो स्मूथ होती है, स्केली स्किन है वो रिमूव होती है, जिसके कारण पेशेंट को इरिटेशन नहीं होता है और अच्छा लगता है। सिज बाथ जो होता है ये हमारा पेरिनियल सर्जरी, पोस्टपार्टम जो प्रेग्नेंट जो पोस्टपार्टम लेडी होती हैं उनके हीलिंग के लिए और पाइल्स में ये बेनिफिशियल होता है। हॉट बाथ जो होता है हमारे रिलैक्सेशन के लिए अच्छा होता है। मड बाथ भी हम इस पेशेंट को देते हैं। 32 अ फाइबर डाइट सजेस्ट फॉर कॉन्स्टिपेशन पेशेंट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट। फाइबर डाइट जो है कॉन्स्टिपेशन में कैसे हेल्प करता है ये बताना है। इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, इट वर्क ऑन डाइजेस्टिव एंजाइम एंड नन ऑफ दिस। तो हमारा फाइबर क्या करता है? फर्स्ट इंक्रीज मोटिलिटी को बढ़ाता है, हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है, तो ऑप्शन होगा फर्स्ट। 33 वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट प्रमोट एलिमिनेशन। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो एलिमिनेशन को प्रमोट नहीं करते हैं? ऑप्शन हाई फाइबर डाइट, एंजाइटी, एक्सरसाइज, नॉर्मल फ्लूइड इनटेक। तो इसका आंसर होगा एंजाइटी। एंजाइटी क्या करता है, जो हमारे एएनएस है ब्रेन में, उसमें सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसमें क्या होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण जो एलिमिनेशन है वो क्या होता है स्लो हो जाता है। और हमारा जो ये तीनों और बचा हुआ है फाइबर डाइट, एक्सरसाइज और नॉर्मल इनटेक, ये हमारा
प्रमोट करते हैं एलिमिनेशन को। 34 टाइप ऑफ डाइट रिकमेंडेड फॉर अ पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी इन च्यूइंग एंड swallowing ड्यू टू ड्राई माउथ इज। तो किस टाइप का डाइट देंगे हम अगर वो अच्छे से चबा नहीं पा रहा है और स्वेलो नहीं कर पा रहा है पेशेंट ड्राई माउथ के कारण? तो सॉफ्ट डाइट, लिक्विड डाइट, लो फाइबर डाइट, लो रेसिड्यू डाइट। तो आंसर होगा सॉफ्ट डाइट। 35 इन एन एडल्ट एनिमा ट्यूब should be inserted inside the rectum up to 1 to 2 inch, 5 to 6 inch, 3 to 4 inch, 7 to 8 inch। तो हमारे एडल्ट हैं उनमें एनीमा ट्यूब को हम इंसर्ट करते हैं रेक्टम में कितना? तो इसका आंसर होगा 3 to 4 इंच। थर्ड, जो एडल्ट होते हैं उनमें 3 to 4 इंच करते हैं। चिल्ड्रन में हम लोग कितना करते हैं? 2.5 to 3 इंच करते हैं। और इन्फेंट में हम लोग 2 to 2.5 इंच करते हैं। 36 which type of enema is administered in case of poisoning? एनेस्थेटिक एनीमा, स्टूमुलेंट एनीमा, सेडेटिव एनीमा, इमोलिएंट एनीमा। तो हम जो पॉइजनिंग के केस में क्या करते हैं, हम स्टूमुलेंट एनीमा देते हैं। स्टूमुलेंट एनीमा मेनली यूज़ होता है शॉक के कंडीशन में या कोलैप्स के कंडीशन में पेशेंट को दिया जाता है। बट ये हम सम टाइम पॉइजनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। पॉइजनिंग के टाइम में हम लोग जैसे ओपियम पॉइजनिंग है तो हम उसमें कॉफ़ी स्टूमुलेंट एनीमा को यूज़ करते हैं एज अ ट्रीटमेंट। जो एनेस्थेटिक एनीमा, सेडेटिव एनीमा, ये सेडेशन के लिए यूज़ किया जाता है पेशेंट के। और फिर उसके बाद 37 विच टाइप ऑफ एनीमा इज़ यूज टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर द पेशेंट हु सफरिंग फ्रॉम गैसियस डिस्टेंशन। पेशेंट को गैस हो रहा है और वो रिलीफ करना है पेशेंट का गैसियस डिस्टेंशन को, तो कौन सा एनीमा देंगे? सोप एंड वाटर एनीमा, रिटेंशन एनीमा, मेडिकेटेड एनीमा, कार्बिनेटिव एनीमा। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, कार्बिनेटिव एनीमा। कार्बिनेटिव एनीमा क्या करता है? जो मसल्स को क्या करता है? रिलैक्स करता है, स्पाज्मोडिक हो जाता है उसको रिलैक्स करता है और गैस को रिलीज करने में हेल्प करता है। 38 पेशेंट कंप्लेन एब्डोमिनल क्रैम्प ड्यूरिंग गिविंग एनीमा, नर्स शुड डू इमीडिएटली। क्या करेगी? अगर पेशेंट को एनीमा दे रही है, ड्यूरिंग एनीमा पेशेंट कंप्लेन कर रहा है एब्डोमिनल क्रैम्प, तो नर्स इमीडिएट क्या करेगी? स्टॉप एनीमा गिविंग, क्लैम्प द ट्यूब टिल पेन सबसाइड, स्लो द रेट ऑफ एनीमा, कॉल द फिजिशियन। तो इसका आंसर होगा सेकंड, क्लैम्प द ट्यूब टिल पेन सबसाइड। पेन के सबसाइड होने तक हमको क्लैम्प करके रखना है, देन उसके बाद गिव करना है पेशेंट को। Will administering an enema the maximum safe height at which the container of fluid can be held is 30 cm, 32.5 cm, 45 cm, 66 cm। तो जो इसका सेफ हाइट होता है वो क्या होता है? 45 सेंटीमीटर। हमारा जो क्लिनजिंग एनीमा होता है उसमें 45 सेंटीमीटर होता है और रिटेंशन एनीमा होता है उसमें 20 सेंटीमीटर होता है। A cleansing enema is ordered for a 55-year-old client before intestinal surgery. The maximum amount given is 150 to 200 ml, 200 से 400 ml, 400 से 750 ml, 700 से 750 से 1000 ml। तो ये ओल्डर हैं, एडल्ट हैं, मतलब ओल्डर हैं, तो इनको क्या करेंगे? हमको ऑप्शन में क्या आंसर क्या बनेगा? 750 से 1000 ml। इसमें जो एडल्ट होते हैं उनको हम 750 से 1 लीटर तक देते हैं और जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें हम 250 टू 500 तक देते हैं और जो इन्फेंट होते हैं उनको 250 से लेस देन और 250 तक देते हैं हम लोग एनीमा में जो अमाउंट होता है उसको। 41 अ क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर सिग्माइडोस्कोपी, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स प्रोवाइड द क्लाइंट इन प्रिपरेशन फॉर द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। सिग्माइडोस्कोपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं पेशेंट को, और तो क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा पेशेंट के साथ? हैव अ एनीमा एट अ मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट, चॉक लाइक सब्सटेंस विल हैव टू सेलो। थर्ड, विथ होल्ड फूड फॉर 24 आवर बिफोर द टेस्ट। डी, अ स्टेराइल कंटेनर विल बी प्रोवाइड फॉर द स्टूल स्पेसिमेन कलेक्शन। तो आंसर होगा फर्स्ट, हैव एन एनीमा एट अ मॉर्निंग ऑफ अ टेस्ट। 42 नंबर क्वेश्चन, ergonomics is the study of A, design the job so fit to the worker, second, training the worker to fit to the job, C, prevention of occupational disease, D, requiring the employee to fit to the job। तो इसका जो आंसर है वो होगा थर्ड, प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़। इसमें क्या करते हैं, जो
ऑक्यूपेशन जो रहता है, एम्प्लॉय जो रहता है, उनमें कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज़ ना हो, उसे प्रिवेंट करने के लिए इसमें स्टडी करते हैं। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पैरामीटर फॉर ग्लास्को कोमा स्केल। ऑप्शन पढ़ते हैं, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स, प्यूपिलरी रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स। तो इसका आंसर होगा थर्ड, प्यूपिलरी रिस्पॉन्स, क्योंकि ग्लास्को कोमा स्केल का जो पैरामीटर्स है वो है EVM, आई मूवमेंट, आई ओपनिंग, वर्बल मूवमेंट, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स। 44 द स्कोर ऑफ 3 इन ग्लास्को कोमा स्केल इंडिकेट डीप कोमा, लेथार्जी, फुल्ली रिस्पॉन्सिव पर्सन और म्यूटिज्म। तो इसका आंसर होगा डीप कोमा। ग्लास्को कोमा स्केल में -3 और <3 जो रहेगा तो वो डीप कोमा को इंडिकेट करता है पेशेंट को, और 15 जो रहता है इसमें वो फुल्ली रिस्पॉन्सिव पर्सन को इंडिकेट करता है। और 7 तक अगर आता है हमारा जो स्कोर है, तो हम इसमें तुरंत असेसमेंट, हमको तुरंत इनिशियल असेसमेंट लेना पड़ता है, और 3 में तो डीप कोमा में रहता है पेशेंट। 45 will assessing the level of consciousness of patient using Glasgow Coma scale, which of the following score represent the best motor response from the patient? ऑप्शन है 3, 5, 6, 4। तो इसका आंसर होगा 6। ग्लास्को कोमा का जो पैरामीटर्स है वो कौन कौन से हैं हमारे? E, V और M। तो आई रिस्पॉन्स के लिए 1 to 4 होता है, वर्बल के लिए 1 to 5 होता है, मोटर के लिए 1 to 6 होता है, इसलिए इसका आंसर हुआ था 6। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑप्शन पढ़ते हैं, ब्राडन स्केल, ग्लास्को कोमा स्केल, अबगार स्कोर, स्लेनन चार्ट। तो इसका जो आंसर है वो होगा ग्लास्को कोमा स्केल, जो कि हमारे कॉन्शियसनेस के लिए यूज़ करते हैं। और हमारा ब्राडन स्केल जो है बेड सोर के लिए यूज़ करते हैं, और हमारा अबगार स्कोर जो है बेबी को इनिशियल असेसमेंट करते हैं हम लोग, न्यू बॉर्न का फिजिकल अपीरेंस और हमारे न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट और मोटर रिस्पॉन्स देखने के लिए। स्लेनन चार्ट जो है हमारा विजन एक्यूरेसी के लिए देखते हैं। 47 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ हेड इंजुरी पेशेंट इज असिस्ड बाय नर्स यूजिंग। ऑप्शन है हेड इंजरी चार्ट, स्लेनन चार्ट, रैपिड असेसमेंट स्केल, ग्लास्को कोमा स्केल। तो इसका आंसर होगा 4th, ग्लास्को कोमा स्केल। 48 विच पोजिशन इज टू बी प्रोवाइड टू द पेशेंट विल परफॉर्मिंग माउथ केयर टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट। पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, तो हम उसको माउथ केयर प्रोवाइड करें, कौन सा पोजीशन में देंगे? सुपाइन, नी चेस्ट, फॉलोअर्स पोजीशन, साइड लाइन। तो इसका आंसर होगा साइड लाइन पोजीशन, ताकि जो है फ्लूइड जो है ड्रेन हो सके और एस्पिरेशन से प्रिवेंट कर सकें। 49 द प्रायोरिटी व्हेन प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन टू एन अनकॉन्शियस क्लाइंट इज टू प्रिवेंट। अनकॉन्शियस क्लाइंट को हम ओरल हाइजीन दे रहे हैं, तो हमारा प्रायोरिटी क्या होगा, क्या प्रिवेंट करना? एस्पिरेशन, माउथ ऑर्डर, डेंटल कैरिस, माउथ अल्सरेशन। तो इसका आंसर होगा एस्पिरेशन। 50 विल परफॉर्मिंग ओरल हाइजीन टू द अनकॉन्शियस विल एडिशनल आर्टिकल शुड बी केप्ड इन द माउथ केयर ट्रे। अनकॉन्शियस पेशेंट को हम माउथ केयर हाइजीन दे रहे हैं, तो हम अपने ट्रे में एडिशनल आर्टिकल क्या रखेंगे? डिस्पोजेबल स्पैचुला, लेरेंजोस्कोप, आर्टरी फॉर्सेप, माउथ गैग। तो आंसर होगा माउथ गैग।